वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक पार्ट 2। बेसिकली ये जो टॉपिक है हम एक वीडियो इस पे कर चुके हैं और ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो अब तक जो हमने देखा है हमें इन सारे पॉइंट्स पे चर्चा करनी है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स पे चर्चा करनी है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड, उस पे हम पूरे एडमिन पे बात करेंगे और वेलफेयर पे बात करेंगे। हालांकि मैंने ये कहा था कि आप चाहें तो वेलफेयर को भी एडमिन यानी प्रशासन में जोड़ सकते हैं। ठीक है, एडमिन में हमने रेवेन्यू पे बात कर लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रेवेन्यू पे बात करते हुए ही चलेंगे और एक तरह से पूरा एडमिन हम खत्म करेंगे। यहाँ पर जहाँ तक फिरोज शाह तुगलक की बात है, इसका मूल नाम कमालुद्दीन फिरोज था और फादर इसके रजब थे, जो कि गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था। गयासुद्दीन तुगलक उसका ये भतीजा है, यानी ये रजब जो है ये गयासुद्दीन तुगलक का भाई था और उसी का बेटा है फिरोज शाह तुगलक, यानी कि एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक का ये कजिन है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का कजिन है, ये मैंने बता दिया था। फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी का अंतिम महत्वपूर्ण शासक है या सुल्तान है, आप कह सकते हैं। ठीक है, और इसका शासनकाल 1351 से लेकर 1388 एडी तक रहता है। 1351 एडी में मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये शासक बनता है, अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये शासक बनता है और 1388 तक ये इसका शासनकाल रहता है। जहाँ तक तुगलक वंश की बात है, दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश तुगलक वंश। हाँ, आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा वंश खिलजी वंश, तीसरा वंश तुगलक वंश जिसे हम पढ़ रहे हैं, चौथा वंश सैयद वंश और पांचवा वंश लोदी वंश है, जिसे हम सैयद वंश को और लोदी वंश को आगे देखेंगे इस वंश को खत्म करने के बाद। तो जहाँ तक इस तुगलक वंश की बात है, तुगलक वंश में का फाउंडर जो था वो इसका चाचा या ताऊ जो भी कहें, गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की। 1320 से 1325 तक वो शासनकाल में रहता है गयासुद्दीन तुगलक, और फिर उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद 1325 में उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो शासक बनता है और वो 1351 तक रहेगा। ठीक है, 1351 में ठट्टा सिंध में डेथ हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की, और फिर उसके बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक 1351 में आता है, 1388 एडी तक शासनकाल में रहता है। जहाँ तक बेसिक इंफॉर्मेशन की बात है, मैंने बता दिया था कि फिरोज शाह तुगलक का जो राज्याभिषेक है वो 2 बार होता है। एक बार 1351 में ठट्टा में सिंध में, जब मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ होती है। मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ होगी, देखिए ये पाकिस्तान वाला पार्ट हो गया, ये यहीं पे ठट्टा था, यहीं पे 1351 में पहली बार, 2 बार राज्याभिषेक होगा इसका। ये सिंध वाला पार्ट है, सिंध वाला पार्ट है, तो यहीं पे राज्याभिषेक होता। ठट्टा में डेथ हो जाती है, सिंध के ठट्टा में, इसके चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की, जो कि इसके पहले शासक है, और वहीं पे मार्च 1351 में इसका राज्याभिषेक होता है। दूसरा राज्याभिषेक अगस्त 1351 में दिल्ली में होगा इसका, फिरोज शाह तुगलक का, और उस समय दिल्ली के मौलवियों ने 21 दिनों का उत्सव मनाया था। ये मैंने बता दिया था, क्यों? क्योंकि ये मौलवियों का समर्थक था, उलिमाओं का, मुस्लिम धर्मगुरुओं का समर्थक था। तो ये सब हमने देख लिया था पहले। उसके बाद इन सब पॉइंट पे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी मैंने बताया है आपको। उसके बाद जहाँ तक सोर्सेज की बात है, इस पे भी हमने चर्चा की थी। ऐतिहासिक स्रोत की अगर बात करें तो इसके ऐतिहासिक जो इसको जानने का, इसके इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिलती है इसके बारे में, तो 2 महत्वपूर्ण किताबें हैं। एक है तारीख़ फिरोज शाही, जो कि शम्स सिराज अफीफ ने लिखा था। ठीक है, एक सोर्स है तारीख़ फिरोज शाही, जिसे शम्स सिराज अफीफ ने लिखा था, जो कि जीवनी है फिरोज शाह तुगलक की। ठीक है, और उसमें शम्स सिराज अफीफ ने इसके शासनकाल को सबसे अच्छा बताया है। ठीक है, एक तरह से जीवनी है फेस्टी का, यानी फिरोज शाह तुगलक का।
आप ध्यान रखिएगा कि जो तारीख फिरोज शाही है ये दो है। एक तो शमसे सिराज अफीफ द्वारा लिखा गया है जो कि जीवनी है, जिसके बारे में अभी मैं चर्चा कर रहा था सोर्स के रूप में, और एक जियाउद्दीन बर्नी द्वारा भी एक तारीख फिरोज शाही लिखा गया है जो कि इसी फिरोज शाह तुगलक को डेडिकेटेड है। दूसरा जो स्रोत है वो है इसी की अपनी आत्मकथा, FST की आत्मकथा फुतूहाते फिरोज शाही, ठीक है। और इसमें उसने अपने आप को एक आदर्श मुसलमान के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक हिंदू मां का बेटा था, ये जो इसका पिता है रज्जब, इसकी शादी एक राजपूत लड़की से होती है और उसी का बेटा है ये फिरोज शाह तुगलक। इसलिए वो दिखाने की कोशिश करेगा कि वो वास्तव में एक मुस्लिम है, क्योंकि वो हिंदू नहीं है। हिंदू क्योंकि वो उसको हमेशा ऐसा डर बना रहता था कि हिंदू माँ का बेटा होने के कारण उस पर आरोप ना लगे कि वो हिंदुओं का पक्षधर है। इसलिए आगे आप देखेंगे कि हिंदुओं पर तमाम तरह के अत्याचार भी ये करेगा, ठीक है। ये हमने जान लिया। उसके बाद टाइटल्स की जहां तक बात है, इस पर भी हमने चर्चा की थी। टाइटल्स इसके एक्सक्यूज मी, जहां तक टाइटल्स की बात है, उपाधियों की बात है, तो एल्फिस्टन एंड हेनरी ने इसको सल्तनत काल का अकबर कहा है, क्योंकि इसकी कुछ नीतियां आप देखेंगे तुष्टिकरण की होगी, उदारवादी होगी। हाँ, तो उसमें आप देखेंगे इसको सल्तनत काल का अकबर कहा है एल्फिस्टन एंड हेनरी ने। उसके अलावा आरसी मजूमदार ने इसको कहा है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में या सल्तनत काल का सर्वाधिक धर्मांध सुल्तान, ठीक है। मुस्लिमों के प्रति बहुत ज्यादा बायस था ये, ठीक है। सारी नीतियां इसको ये मुस्लिमों को फायदा पहुंचाने के लिए थी, ठीक है, और हिंदुओं के प्रति उतना ही कठोर था ये। यहां तक कहा जाता है कि जो सुन्नी, क्योंकि ये सुन्नी मुस्लिम था, तो शियाओं पर भी इसने अत्याचार किया, ठीक है ना। तो ये था। इसके अलावा आरसी मजूमदार ने यह भी कहा है कि इस मामले में, यानी धर्मांधता के मामले में, वो अग्रगामी था सिकंदर लोदी और औरंगजेब के। यानी इसके बाद और सिकंदर लोदी और औरंगजेब भी इसी तरह की धर्मांधता दिखाते रहे, ठीक है। प्रॉब्लम्स की बात मैंने की थी और प्रॉब्लम्स में मैंने बता दिया था कि इसके साथ समस्याएं बहुत सारी थी, क्योंकि मोहम्मद, इसके पहले का जो शासक है, इसका चचेरा भाई मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी सारी नीतियां फेलियर रही थी और हर वर्ग नाराज था, चाहे किसान हो, चाहे सैनिक हो, चाहे उलिमाज हो, हाँ, इस्लामिक धर्मगुरु, क्योंकि उसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसलिए वो सबको, सारी जो समस्याएं हैं इसके मत्थे पड़ेंगी और ये सबको संतुष्ट करने की कोशिश करेगा, यानी एक तरह से तुष्टिकरण की नीति अपनाएगा। ये हमने बता दिया था। उसके बाद राजत्व के सिद्धांत को आप देखेंगे तो अभी मैं कह रहा था कि राजत्व का सिद्धांत मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी से बिल्कुल अलग था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं, उनमें कुछ धर्मनिरपेक्षता के लक्षण दिखते थे, खासकर नियुक्तियों के मामले में वो योग्यता को बल देते थे, ठीक है। इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि राजनीति को धर्म से अलग कर दिया था। राजनीति और धर्म अलग अलग विषय बना दिए थे। धर्म का राजनीति में कोई काम नहीं है, इसलिए वो योग्यता के आधार पर नियुक्तियां करते थे। हिंदू हो, मुसलमान हो, तुर्किश मुस्लिम हो, ठीक है, उच्च कुल का हो, नीच कुल का हो, वो अगर योग्य है तो उसको अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी, नियुक्तियां मिलेंगी, ठीक है। तो ये सब था। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि इसने पूरी तरह से उलट दिया था मोहम्मद बिन तुगलक के इस राजत्व के सिद्धांत को, थियरी ऑफ किंगशिप को, और यहां पर उसने फिर धर्म और राजनीति को जोड़ दिया। यानी उलिमाओं का प्रभाव, धर्म का प्रभाव बढ़ गया और सारा जो इसका प्रशासनिक निर्णय होता था, जो इसके शासन का ढांचा था, वो शरीयत के आधार पर था। ये मैं पहले बता चुका हूँ राजत्व के सिद्धांत पे। और एडमिन में हमने एक रेवेन्यू पे चर्चा की थी, जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम मुद्रा, रेवेन्यू पे तो चर्चा करेंगे, ही कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेंगे। मुद्रा, सैन्य, न्याय, दासों पर के लिए क्या किया इसने, ठीक है। वेलफेयर, ठीक है, वेलफेयर,
दास को आप एडमिन में भी जोड़ सकते हैं और वेलफेयर, मैंने वेलफेयर में जोड़ा है, अगर आप चाहेंगे तो दासों को यहां भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे निर्माण, स्थापत्य, धार्मिक नीति पे चर्चा करेंगे। अभी मैंने बता ही दिया कि धर्म को प्रशासन से जोड़ दिया था, धर्म और प्रशासन को जोड़ दिया था इसने, तो ये रहेगा। उसके बाद इसकी कुछ नीतियां रहेंगी, फॉरेन पॉलिसी, यानी कि इसके कुछ युद्धों को देखेंगे और उसमें आप देखेंगे कि इन्हीं फॉरेन पॉलिसी में, और या आप इसको युद्ध कहिए, तो वहाँ पर आप देखेंगे इसके धार्मिक उसके कट्टरता को देखेंगे और धर्मांधता को देखेंगे, जहाँ पर कई हिंदू मंदिरों को तोड़ेगा, जैसे नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर को तो तोड़ फोड़ मचाएगा, वो सब हम देखेंगे। उसके बाद हम अंत में देखेंगे कला, शिक्षा और साहित्य, आर्ट, एजुकेशन और लिटरेचर पे बात करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है उसको प्रॉपरली। तो पहले हमने रेवेन्यू पे चर्चा कर ली थी पिछले ही वीडियो में, सारा एडमिन के पार्ट में हम देख रहे हैं। रेवेन्यू प्रशासन देखेंगे, सैनिक प्रशासन, न्याय प्रशासन, कृषि प्रशासन और मुद्रा। ठीक है, मैंने ये भी कहा था कि दासों के प्रशासन को भी आप जोड़ सकते हैं, दीवाने बंदगान बनाएगा ये एक विभाग, या इसको वेलफेयर में रख लीजिए। एक तरह से आप चाहें तो जब केवल वेलफेयर लिखने के लिए देगा तो यहां पर करेंगे, और जब पूरा प्रशासन लिखने के लिए दे रहा है तो आप इन सब पॉइंट्स को भी प्रशासन में जोड़ सकते हैं। तो अभी देखते हैं हम। देखिए, अब रेवेन्यू की बात हमने की थी और मैंने ये बता दिया था पिछले ही वीडियो में कि जहां तक राजस्व की बात है, यानी टैक्सेस की बात है, तो आप जानते हैं कोई भी सरकार रेवेन्यू पे चलती है, टैक्सेस से चलती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय करीब करीब 24 टैक्स थे, जिसमें चारागाह टैक्स भी था, यानी ग्रेजिंग टैक्स, चारागाह कर और आवास कर, ठीक है, हाउस टैक्स। इन 24 टैक्स को उसने खत्म कर दिया था इसने। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में करीब करीब 24 टैक्सेस लगते थे, और किसी किसी किताब में आपको 26 टैक्स भी बताया जाएगा, ठीक है, लेकिन आमतौर पर 24 टैक्स लगते थे। और इन 24 टैक्स में चारागाह कर यानी ग्रेजिंग टैक्स और हाउस टैक्स, आवास कर लगता था, उन सबको खत्म कर दिया था। 24 टैक्स में आपको ग्रेजिंग टैक्स और आवास कर दोनों था, तो इन सबको इसने खत्म कर दिया और मुख्य रूप से 4 ही टैक्स लगाए। एक तो खिराज, मैंने बता दिया था पिछले ही वीडियो में, तो खिराज था जो कि उपज पे लिया जाता था, भूमि कर था, ठीक है, उपज पे लिया जाता था। जकात जो कि मुसलमानों से लिया जाता था, और ये करीब 2.5% होता था, ठीक है, जकात, और ये मतलब रिच मुस्लिम्स से, जो वेल ऑफ मुस्लिम्स हैं, उनसे लिया जाता था। और वो यूज कहाँ होता था? वो रिलीजियस पर्पस से के लिए यूज होता था, यानी जकात जो होता था ये रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया जाता था और लिया जाता था धनी मुसलमानों से, अमीर मुसलमानों से, जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ठीक है। खम्स क्या होता था? तो खम्स लूट का माल होता था, और खम्स में बेसिकली जो लड़ाई उड़ाई होती है तो वहाँ पे जो लूट मार की जाती है और धन संपत्ति लूटी जाती है, उसी को खम्स कहा जाता था, और लड़ाई के बाद बंटवारा हो जाता था। तो इसके पहले तक अब देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि राज्य को 4/5 देना शुरू किया, और सैनिकों को देना शुरू किया था 1/5, जबकि इसने उलट दिया था, सैनिकों को 4/5 देगा, देखिए यहाँ पे भी मैंने चर्चा किया है, और राज्य को 1/5, यानी 20% जाएगा राज्य को और 80% जाएगा सैनिकों को इसके समय। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय, MBT के समय स्थिति उलट थी, उस समय 20% जाता था सैनिकों को और 80% जाता था राज्य को। तो ये सब चीजें थी। और जजिया, 4 तरह के मुख्य कर जो थे, 4 तरह के खिराज, ठीक है, खिराज, जकात, खम्स और चौथा कर जजिया, जो नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, ठीक है, नॉन मुस्लिम्स पे, खासकर हिंदुओं पे, और ये एक तरह का सुरक्षा कर था। और फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक कह रहा हूं मैं, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। आपको मैं बताऊं, जजिया की शुरुआत सिंध के प्रांत में ही होती है 712 AD में, जब अटैक होता है अरबों का, पहली बार
सफल अटैक होता है अरबों का। मोहम्मद बिन कासिम आता है अरबों के लीडर के रूप में और वो अटैक करता है और यहीं पर वो सिंध प्रांत में लगाएगा पहली बार जजिया। और जजिया को बाद में अकबर ने एबलिश कर दिया था, हटा दिया था। फिर औरंगजेब ने रीइम्पोज भी किया था, बीच में फिरोज शाह तुगलक है। तो जजिया में क्या होता था, इसके पहले तक, फिरोज शाह तुगलक के पहले तक कुछ लोग इससे फ्री रहते थे, उनको जजिया नहीं देना पड़ता था, एग्जेम्प्ट रहते थे। जैसे ब्राह्मण हो गया, महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, विकलांग हो गए और सैनिक हो गए, इनको जजिया कर नहीं देना पड़ता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय में पहली बार ऐसा हुआ कि ब्राह्मणों से भी जजिया लिया गया। ठीक है, ये मैं पिछले वीडियो में डिटेल बता चुका हूं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, उसके अलावा एक सिंचाई कर था, इरिगेशन टैक्स, हक्के शिर्फ ध्यान रखिएगा, 1/10 लगता था। ठीक है, और ये क्यों लगता था, अगर आप सरकारी नहर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कृषक अगर गवर्नमेंट कैनाल का इस्तेमाल कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, तो उनको 1/10 देना पड़ता था। ये एक अतिरिक्त कर था और कहा जाता है कि ये उलीमाओं के कहने पर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, क्योंकि आप जानते हैं इसके समय में उलीमाओं का प्रभाव बढ़ गया, पूरा जो प्रशासन है शरीयत के प्रभाव में है, जो कि बिल्कुल ही MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के उलट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बार बार मैं बता रहा हूं प्रशासन और धर्म को अलग रखा था, इसने धर्म को प्रशासन से जोड़ दिया था। ठीक है, कहीं कहीं किताबों में जनरली तो 4 ही टैक्स की बात होती है, उसर की भी चर्चा होती है कि ये 1/10 लगता था। कहा जाता है कि ये मुस्लिम कृषकों पर लगता था। और एक इनकम का सोर्स था तारकत, कि कोई एक्सपायर कर गया और उसका कोई वारिस नहीं है तो वो गवर्नमेंट को चला जाता था, जिसको तारकत कहते हैं। तो तारकत क्या था, उश्र क्या था, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपसे, ये हो गया। अब देखिए सैनिक प्रशासन को देखते हैं हम। देखिए अब से पहले तक, ठीक है, आप देखेंगे कि अस्थाई सेना नजर आएगी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय अस्थाई सेना थी, यानी गवर्नमेंट की अपनी सेना होती थी। लेकिन अब यहां पर देखेंगे आप, अस्थाई सेना खत्म हो जाएगी, स्टैंडिंग आर्मी का कोई स्थान नहीं रहेगा और सेना जो कि अब सामंती व्यवस्था हो जाएगी। सामंती व्यवस्था क्या होता है, सैलरी नहीं दिया जाएगा, उसके बदले नगद या वेतन, नगद वेतन के बदले भूमि दे दी जाएगी कि ये भूमि लो और इससे अपना खर्च चलाओ। ठीक है, यही सैलरी हो जाएगी, भूमि से जो रेवेन्यू मिलेगा आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहां पर भ्रष्टाचार बढ़ेगा, आप देखेंगे कैसे। सामंती व्यवस्था हो गई, सेना अस्थाई सेना अब अस्थाई नहीं रही, देखिए कट किया हुआ है मैंने, स्टैंडिंग आर्मी नहीं रही, MBT के समय स्टैंडिंग आर्मी थी। ठीक है, अब देखिए पद जो होगा सेना का वंशानुगत कर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए वंशानुगत का मतलब समझ रहे हैं क्या है, वंशानुगत का मतलब कि सेना में कोई काम कर रहा है, ठीक है, वो एक्सपायर कर रहा है तो उसकी जगह, एक्सपायर नहीं भी किया, वो चाहे या तो एक्सपायर कर गया तो अपनी जगह किसी और को भेज देगा। ठीक है, वो अपने बेटे को भेज देगा, बेटा नहीं है तो दामाद को भेज दिया, दामाद नहीं है तो दोस्त को भेज दिया, ये सब चीजें होती थी। यानी एक व्यक्ति के पास अगर सैनिक का कोई पद चला गया, सेना का कोई पद चला गया, तो पुस्त दर पुस्त उस पर काम कर रहा है। ठीक है, उसका रिटायरमेंट नहीं होगा, उसकी जगह पे कोई और आ गया, फिर उसका बेटा मर गया तो उसकी जगह उसका पोता आ जाएगा या कोई उसका रिलेटिव, दोस्त, फ्रेंड कोई भी आ जाएगा। तो पद जो वंशानुगत होने से, इससे क्या हुआ कि नाकाबिल लोगों का रिक्रूटमेंट होने लगा। एक तरह से रिक्रूटमेंट का है तो ऑलरेडी वंशानुगत है। मान लीजिए कोई बहुत काबिल सैनिक है, वो नहीं रहा, अब उसकी जगह उसको बेटा को रख लिया, उसको ट्रेनिंग है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, वो नाकाबिल है, लेकिन फिर भी ये वंशानुगत का नियम जो है वो सैनिकों पर लागू हो गया। हाँ, अब क्या होगा, कोई नाकाबिल आदमी भी आ रहा है, ठीक है, सेना में भर्ती हो जा रहा है, इससे क्या होगा, सेना कमजोरी हो रही है, अस्थाई सेना भी नहीं रही, सेना कमजोर हो रही है और इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ठीक है, सेना में वंशानुगत होने से। आगे देखिए, वंशानुगत का मतलब बहुत क्लियर समझिएगा। सेना में इसके समय क्या हुआ था, फिरोज शाह तुगलक के समय
सेना में का पद वंशानुगत बना दिया गया। कोई व्यक्ति है जो कि सेना में है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जगह उसका बेटा चला जाएगा, बेटा नहीं होगा दामाद चला जाएगा, दामाद नहीं होगा कोई और चला जाएगा, यानी उसी के परिवार संबंधी या जान पहचान में वो पद रहेगा, घूमता रहेगा इधर से उधर। ठीक है, तो ये समझने की ज़रूरत है। तो आपसे पूछा जाए कि सल्तनत पीरियड का वो सुल्तान जिसने सेना के पद को वंशानुगत बना दिया, तो फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही हुलिया और दाग की प्रथा चली थी। हुलिया क्या है भाई? तो सैनिकों का एक हुलिया बनाया जाता था। ठीक है, हुलिया सैनिकों का बनाया जाता था, मतलब एक तरह का बायोडेटा होता था जिसमें सैनिक का कद काठी, डिल डॉल, उसके बालों का कलर, उसका कम्प्लेक्सन, उसका चेहरा कैसा है, सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। इससे क्या होता था कि जो भी, क्योंकि देखिए जो भी व्यक्ति सेना में काम कर रहा है उसकी जगह कोई और ना आ जाए, ठीक है, वो अपनी जगह किसी और को ना भेज दे, इसलिए पहचान रहे कि वही व्यक्ति लड़ाई में जाएगा, इसीलिए हुलिया उसका रखा जाता था। लेकिन अब देखिए सेना का पद तो वंशानुगत हो चुका है यहाँ पर, तो हुलिया का भी कोई मतलब नहीं है। देखिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सेना का पद तो वंशानुगत है, पिता मर गया उसका बेटा चला गया, बेटा नहीं है दामाद चला गया, नहीं तो चचेरा भाई चला गया, तो ज़रूरत ही नहीं रही हुलिया की। उसी तरह से दाग होता था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये शुरू हुआ था। दाग क्या था? घोड़ों की मार्क ब्रांडिंग कर दी जाती थी कि अच्छे नस्ल का घोड़ा है, सेना का घोड़ा है, मजबूत है, हेल्दी है, जो कि लड़ाई में कमाल दिखा सकता है, तो उसको दाग दिया जाता था, ब्रांडिंग कर दी जाती थी। दागने का मतलब ब्रांडिंग कर दी जाती थी ताकि पहचान रहे कि यही असली घोड़ा है और इस घोड़े की जगह कोई दूसरा घोड़ा ना भेज दे। तो इसलिए हुलिया और दाग की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी और उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था, उसने इस व्यवस्था को और मजबूत किया था। लेकिन इसके समय अस्थायी सेना नहीं रही, पद वंशानुगत हो गया, हुलिया दाग खत्म कर दिया गया। अब देखिए क्या हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और इसीलिए सबसे भ्रष्ट शासनकाल भी माना जाता है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सल्तनत काल का सबसे भ्रष्ट शासनकाल किसका था, तो फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है, अब सैनिकों के लिए यहाँ पर देखिए, अभी अभी मैंने बताया कि खम्स यानी लूट का माल 4/5 सैनिकों को मिलता था इसके समय में। राज्य को जाता था 1/5 और सैनिकों को जाता था 4/5, यानी सैनिकों को 80% मिलेगा और राज्य को 20% मिलेगा। जबकि यही खम्स जो था एमबीटी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1/5 दिया जाता था। मेरे ख्याल से 1/5 सैनिकों को जाता था और राज्य को 4/5 चला जाता था। जबकि यहाँ सैनिकों को जा रहा है फिरोज शाह तुगलक के समय। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो पूछा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय खम्स कितना जाता था सैनिकों को, यानी लूट का माल, बूटी इसको कहते हैं, BOOTY। ठीक है, वो सैनिकों को कितना जाता था, तो 80%। तो ये आपको ध्यान रखना है। सैनिक प्रशासन इसी तरह से चली, अस्थाई सेना खत्म हो गया, हुलिया दाग खत्म हो गया, पद वंशानुगत हो गया, सामंती व्यवस्था पे सेना हो गई, इनको सेना को नगद वेतन के बदले भूमि भी दिया जाने लगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है। अब हम देखेंगे न्याय व्यवस्था को, जुडिशियरी को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब से पहले तक, फिरोज शाह तुगलक के पहले तक जो न्याय व्यवस्था थी वो बड़ी कठोर थी। ठीक है, बहुत तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, अंग भंग कर दिए जाते थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने न्याय व्यवस्था को उदार बना दिया। देखिए यहाँ पर उदार कर दिया, करेक्ट, मैंने उदार कर दिया। ठीक है, अंग भंग यहाँ नहीं होता था, कट का मार्क है, यानी कि नहीं होगा। यातनाएं खत्म कर दी गई। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात एक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि ये जो सारी उदारता थी ये मुस्लिमों के लिए थी, ऐसा कहा जाता है। समझिएगा, मैंने बार बार कहा है कि धर्म को प्रशासन से इसने जोड़ दिया था। इसके राजत्व के सिद्धांत में मैंने बताया, थियरी ऑफ किंगशिप में,
उलिमाओं का प्रभाव बढ़ गया था। ठीक है, कहा जाता है कि एक हिंदू, कहा जाता क्या था ही, हिंदू माँ का बेटा है, इसलिए हमेशा अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करेगा कि ये हिंदुओं को लेकर इसके मन में कहीं भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। ये हिंदुओं पर बड़ी मतलब कठोर, हिंदुओं के साथ बड़ी कठोरता से पेश आता था। कई मंदिर तोड़े इसने। ठीक है, हिंदुओं को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। तो ये जो उदारता है, ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ ये मुसलमानों के लिए था। और कई इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि चूंकि ये सुन्नी मुस्लिम था, इसलिए सिर्फ सुन्नी मुसलमानों के प्रति ये उदारता ये दिखाता था। ऐसा शियाओं के प्रति ये उतना ही कठोर था जैसा कि हिंदुओं के लिए था, ये ऐसा माना जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसके समय मुख्य काजी, जो चीफ जस्टिस जो होते थे, मुख्य काजी का मतलब जज, ठीक है, ये राजधानी यानी कि दिल्ली में बैठते थे, जबकि अन्य काजी होंगे, ठीक है, वो नगर में और प्रोविंसेस में यानी प्रांतों में बैठेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, किसानों के लिए इसने क्या किया। कृषि क्षेत्र में इसने जो व्यवस्था की, देखिए इसको भी आप चाहें तो किसानों के वेलफेयर के रूप में यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए, किसान जो हैं, किसानों का लोन इसने माफ कर दिया था। कौन सा लोन था? सोनधरा ऋण था। अब ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मैंने बताया ना, हर वर्ग नाराज था मोहम्मद बिन तुगलक से, और सारी नाराजगी जो है इसके मत्थे पड़ी थी। तो उन सब सारी समस्याओं का ये सामना कर रहा है, इसलिए सबको संतुष्ट करने की कोशिश करेगा। ये इसके राजत्व के सिद्धांत में मैंने बताया कि ये तुष्टिकरण की नीति अपनाएगा, उलिमाओं को खुश करने के लिए, सैनिकों को खुश करने के लिए। ठीक है, क्योंकि सैनिक भी नाराज थे, आपको पता है। एक तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय मैंने बताया था कि सैनिक जो थे वो इसने खुरासानी सेना बनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, और फिर सेना वो भंग कर देता है। बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हो गए थे आर्मी में, तो इस वजह से सैनिक नाराज थे। किसानों का स्थिति ये था कि आप देखेंगे कि ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है। आप मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये दोअब का क्षेत्र है, और इस दोअब के क्षेत्र में टैक्स बढ़ा दिया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय, और उसी समय अकाल आ जाता है। लेकिन उसके ऑफिशियल्स जो है मोहम्मद बिन तुगलक के, उस समय भी बाज नहीं आते टैक्स वसूलने से। हालांकि ये मतलब परमिशन नहीं था एमबीटी की तरफ से, लेकिन फिर भी उन्होंने टैक्स वसूलने की कोशिश की, और उसके बाद किसान जमीन छोड़कर भाग गए। तब मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 तरह के लोन इशू किए थे। एक सोनधरा ऋण था जो कि कम इंटरेस्ट पर था, बीज, बैल, हल, इन सब चीज़ों के लिए, और एक तकावी ऋण था जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन था। तो आप जानते हैं कि उस समय किसानों को लोन तो मिले, लेकिन उस समय चूंकि अकाल की स्थिति थी, तो किसानों ने उस लोन को व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए यूज कर लिया। तो बहुत घाटा हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक की नीति जो रही असफल रही, और किसानों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी, वो जमीन छोड़ के चले गए थे अपना। ठीक है, तो वही जो ऋण था कम इंटरेस्ट वाला, कम इंटरेस्ट पे, जो लो इंटरेस्ट पे दिया जाने वाला ऋण, सोनधरा ऋण, इसी ऋण को फिरोज शाह तुगलक ने माफ कर दिया, और इस तरह से किसानों को भी संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद देखिए, कुछ नए मुद्रा इसने चलाए, न्यू मुद्रा। इसके समय में पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये सारे नए मुद्रा का प्रचलन, इन सब मुद्राओं का प्रचलन किसके समय में हुआ? एक तो शेषगनी, 6 जीतल के बराबर इसकी वैल्यू थी। आप जानते हैं कि उस समय टंका और जीतल चलता था, तो एक चलाया उसमें शेषगनी जिसकी वैल्यू 6 जीतल के बराबर, एक अद्धा जिसकी वैल्यू थी हाफ जीतल के बराबर, और उसके बाद बिक जिसकी वैल्यू थी क्वार्टर जीतल के बराबर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नए मुद्रा का जो प्रचलन हुआ, पूछा जा सकता है शेषगनी किसके समय में प्रचलन में आया? फिरोज शाह तुगलक के समय में। अद्धा किसके समय प्रचलन में आया? फिरोज शाह तुगलक के समय में। या बिक किसके समय प्रचलन में आया? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में। वैल्यू शेषगनी का 6 जीतल, शेष से आपको पता चल जा रहा है 6 जीतल के बराबर, अद्धा हाफ जीतल, आधा जीतल, और बिक
1/4 जीतल। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमने प्रशासन वाले पार्ट को देख लिया। अब थोड़ा वेलफेयर वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आप वेलफेयर के पार्ट को भी चाहें तो एडमिन में जोड़ सकते हैं। अगर खाली वेलफेयर लिखने के लिए आए तो आप इधर से करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में तमाम चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं, इसको भी जोड़ सकते हैं। वेलफेयर या चैरिटेबल वर्क जो है, देखिए यहाँ पर एक तो दीवाने खैरात नाम का डिपार्टमेंट ये बनाता है। ये दान विभाग आप कह सकते हैं। दीवाने खैरात का मतलब क्या है? दीवाने खैरात का मतलब है कि ये एक विभाग है ऐसा जो कि गरीब लड़कियों की शादी कराएगा अपनी तरफ से आर्थिक मदद करके, और साथ साथ ये विधवाओं के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए भी काम करेगा। तो दीवाने खैरात एक तरह का चैरिटेबल काम करेगा, एक डिपार्टमेंट है जो कि गरीब लड़कियों की शादी कराएगा, विधवाओं की मदद करेगा आर्थिक रूप से। ठीक है, उस एक तो दीवाने खैरात आप याद रखेंगे। दारुल शिफा एक तरह का अस्पताल है ये दारुल शिफा, जिसमें गरीबों को मुफ्त इलाज जिसमें गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था होगी, और मुफ्त इलाज, मुफ्त दवा, इन सब चीज़ों की व्यवस्था होगी दारुल शिफा में। तो दारुल शिफा एक तरह का चैरिटेबल हॉस्पिटल है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए दासों के लिए, देखिए इसको मैंने एडमिन में यहाँ दास भी जोड़ दिया था, तो आप चाहें तो इसको एडमिन पार्ट में भी जोड़ सकते हैं। दीवाने बंदगान, ये दासों के लिए एक विभाग बनाया, दासों के कल्याण के लिए। कहते हैं कि दासों को इसके समय में ये बिलीव करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा दासों को रखा जाए ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। आप जानते हैं उस समय दासों को लाया जाता था और दासों को अलग अलग पदों पे उनको ट्रेनिंग देकर नियुक्तियां की जाती थी, उनको अच्छी खासी सैलरी दी जाती थी, सब जानते हैं आप। तो दीवाने बंदगान, इसके समय दासों की संख्या 1,80,000 तक हो गई थी, यानी स्लेव्स की। तो फिरोज शाह तुगलक FST जो है उसके समय सबसे ज्यादा दास थे सल्तनत काल में। तो ये सवाल बनेगा कि सल्तनत काल में सबसे ज्यादा जो दास थे वो किसके शासनकाल में थे? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। आप यहां पे चाहें तो लिख सकते हैं सल्तनत काल में सबसे ज्यादा दास किसके समय में है? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में। ये सवाल पूछा जा सकता है, सल्तनत काल का वो कौन सा सुल्तान है जिसके समय में दासों की संख्या सबसे ज्यादा थी? तो फिरोज शाह तुगलक। ये ध्यान रखना है आपको। ये हो गया, और इनके लिए दासों से संबंधित विभाग दीवाने बंदगान। ठीक है, उसके बाद दीवाने इस्तेहाक एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो वृद्ध पेंशन, ओल्ड लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था देखता था। उसके अलावा इसने एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो भी कह लीजिए। वहां पे क्या होता था, जो भी अनएम्प्लॉयड लोग होते थे उनके नाम लिखे जाते थे, उनका रजिस्ट्रेशन होता था, और फिर उनकी योग्यता के अनुसार अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्पिटेंसी उनको जॉब प्रोवाइड कराई जाती थी। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया। सराय व्यापारियों और सराय यानी इन रेस्ट हाउसेज आप कह लीजिए, व्यापारियों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए इसने सराय भी बहुत सारे सराय बनवाए। सराय यानी कि इन रेस्ट हाउसेज। ठीक है, रेस्ट हाउसेज। तो ये सब काम इसने चैरिटेबल वर्क में किया। आप चाहें तो एडमिनिस्ट्रेशन में और वेलफेयर को भी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ वेलफेयर को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने अभी तक देख लिया रेवेन्यू, 4 तरह के रेवेन्यू, खिराज, जकात, खम्स और जजिया। पहली बार ब्राह्मणों पर लगाने वाला कौन सा सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का? तो फिरोज शाह तुगलक। सिंचाई कर एक अतिरिक्त कर लगता था, हक़ शिर भी इसको कहा जाता था। 1/10 लगता था। क्यों लगता था? जब कोई भी कृषक सरकारी नहरों का इस्तेमाल करेगा, गवर्नमेंट कैनाल का इस्तेमाल करेगा सिंचाई के लिए, तब उसको देना पड़ता था। ठीक है, उस एक तरह का टैक्स था, मुस्लिम श्रमिक कृषकों पे लगता था। और तारकत, जब कोई व्यक्ति मर गया और उसकी संपत्ति का कोई वारिस ना हो तो वो संपत्ति
चली जाती थी सरकार को, उसको तारकत कहा जाए। अस्थाई सेना नहीं था, ध्यान रखिएगा, सामंती व्यवस्था थी, पद वंशानुगत बना दिया, हुलिया दाग खत्म हो गया, और खम्स जो लूट का माल है वो 4/5 अब सैनिकों को दिया जाने लगा। न्याय व्यवस्था उदार हो गई, अंग भंग नहीं होता था, यात्राएं नहीं होती थी। लेकिन ये न्याय व्यवस्था, इस तरह की उदारता केवल मुस्लिमों के लिए थी। काजी, मुख्य काजी जो होता था राजधानी में होता था, अन्य काजी नगर और प्रोविंसेस में होते थे। ठीक है। कृषि व्यवस्था देखिए, किसानों का सोनधरा ऋण इसने माफ कर दिया। मुद्रा का प्रचलन हुआ, कुछ नए मुद्राओं का प्रचलन हुआ इसके समय में। शेषगनी जो 6 जीतल के बराबर था, आधा जो हाफ जीतल के बराबर था, और बिख 1/4 जीतल के बराबर था। कुछ वेलफेयर के काम में देखिए, दीवाने खैरात वो विभाग जो कि गरीब लड़कियों की शादी और विधवाओं की मदद करता था। दारुल सिफा ये चैरिटेबल हॉस्पिटल था। दीवाने, चैरिटेबल हॉस्पिटल का मतलब मुफ्त दवा, मुफ्त इलाज। दीवाने बंदगान दासों के लिए था, स्लेब्स के लिए। दीवाने इस्तेहाक ये वृद्धों के पेंशन की व्यवस्था करता था। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये नौकरी लगवाने के लिए था। और रेस्ट हाउसेस तीर्थयात्रियों व्यापारियों के लिए इसने बनवाए। तो इस तरह से हमने ये पूरा का पूरा एडमिन और वेलफेयर खत्म कर लिया, यानी प्रशासन और वेलफेयर खत्म कर लिया फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है, आगे जो हम वीडियो देखेंगे वो देखेंगे निर्माण और स्थापत्य पे। तो अभी लीजिए स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.